प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। उसी सिलसिले में मैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा असिस्टेंट प्रोफेसर का भाग 3 लेकर आया हूँ। मेरा चैनल का नाम है टारगेट विद शैलेंद्र। आप इस चैनल को एक बार अवश्य देखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हम अच्छे से अच्छे करंट और इतिहास सभी जीएस से संबंधित 30 क्वेश्चन समय समय पर आप सभी छात्राओं का मार्गदर्शन करते रहें और आने वाले समय में 2023 में आप उसमें सफल हों। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन शिक्षण का स्तर नहीं है। उसमें है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग। विभेदीकरण डिफरेंशियल लेवल नहीं है स्मृत स्तर मेमोरी लेवल है कि इमर्सी स्तर है, रिफ्लेक्टिव लेवल है कि अवबोध स्तर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो इसका सही आंसर होगा विभेदीकरण स्तर। इसका सही आंसर होगा विभेदीकरण स्तर, डिफरेंशियल लेवल। विभेदीकरण स्तर होगा इसका सही में। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रायः 3 विभिन्न मानसिक स्तरों स्मृत स्तर, बोध या अवबोध स्तर तथा चिंतन या विमर्शी स्तर पर संपन्न होती है। इन तीनों स्तरों को कम से कम विचारयुक्त, संतोषजनक तथा अधिक विचारयुक्त श्रेणियों के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। इसलिए ये पहला क्वेश्चन जो होगा वह विभेदीकरण स्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक या पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया है। Who among the following scholars has used the term paradigm in scientific research? उसमें से D.L. मॉर्गन जी हैं कि T.S. कून है कि अगस्त काम्टे हैं, E.H. कार हैं। अगस्त काम्टे वही हैं जो सोशलॉजी के फादर कहे जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो T.S. कून है। इसके सही आंसर T.S. कून है। वैज्ञानिक शोध में चिंता फलक या पैराडाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थॉमस एस कून ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवलेशन में किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन। – 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। एज पर 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। बलरामपुर है कि कानपुर है, श्रावस्ती है कि गाजियाबाद है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह कानपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कानपुर नगर 75.1%, लखनऊ 71.5%, गौतम बुद्ध नगर 75.8% है। इसका हमने जनगणना का वीडियो डाल रखा है, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद में शामिल हैं लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो भारत की पार्लियामेंट संसद जो है वो लोकसभा और राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनी होती है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो सभी होगा, उपर्युक्त सभी होगा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। चौथा क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? Which of the following article deals with her election of Vice President of India? Article 70, Article 63, Article 66, Article 74। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा आर्टिकल 66। तो संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने होते हैं और उनका निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सकर्मणीय मत द्वारा होता है। कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सकर्मणीय मत द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आर्टिकल 66 होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंध की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंडस डज नॉट फ्लो थ्रू पाकिस्तान? तो रावी नदी है कि ब्यास है कि सतलज है कि चेनाब है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह है ब्यास नदी। ब्यास नदी पाकिस्तान की ओर नहीं बहती है। तो ब्यास नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से हुआ है। कुल्लू घाटी से बहते हुए यह दक्षिण की ओर बहती है। पंजाब में भारतीय सीमा के पहले यह सतलज में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है? Which of the following cities is not situated on the right bank of the गंगा? पटना, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा वह है वाराणसी नदी के बाएं तट पर स्थित है। शेष नगर दाहिने तट पर स्थित है। वाराणसी में गंगा को उत्तरवाहिनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर पहली बार वेदों की ओर लौटो इसका नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की वापस लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए वे क्रांतिकारी परिवर्तन किए। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया, अर्थात जो इस्लाम धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए थे उनको शुद्ध करके फिर से हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है,
गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी लाला हरदयाल हैं कि सुभाष चंद्र बोस हैं कि मैडम कामा हैं कि मदन लाल ढींगरा हैं। तो इसका सही आंसर होगा लाला हरदयाल। इसके सही आंसर जो होंगे लाला हरदयाल जी हैं। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हिट्स फॉर कल्चर। हिट्स फॉर कल्चर लाला हरदयाल की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों में कौन सिद्धो और कानू से संबंधित है? सिद्धो कानू से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वाज एसोसिएटेड विद सिद्धो एंड कानू? उसमें से कोल विद्रोह है कि संथाल विद्रोह है कि खासी विद्रोह है कि भील विद्रोह है? तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर जो होगा वह है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह, खासी विद्रोह। सिद्धो और कानो संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में झारखंड राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था। उस समय ये बिहार में पड़ता था। तो सिद्धो और कानो बिहार राज्य में ये उस समय संथाल विद्रोह चला। आज वो झारखंड में है। उन्होंने सिद्धो कानो ने या संथाल विद्रोहियों के नेताओं ने ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि ये लोग अधिकतर शोषण किया करते थे और उनकी ज़मीनों को हड़प कर लेते थे। तो संथाल विद्रोह का नारा था करो या मरो, अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ो। तो ये था संथाल विद्रोहियों के नेता का नारा था करो या मरो, अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ो। वहीं पर महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन पर डू और डाई, करो और मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम। बारहवां क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? पंडित नेहरू जी हैं कि बाल गंगाधर तिलक हैं कि भीमराव अंबेडकर हैं कि लाला लाजपत राय हैं? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे। इन्हें शेरे पंजाब और शेरे केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन इधर छूट गया था, देख लीजिए। इटाई 11वां क्वेश्चन। इटाई बीमारी निम्नलिखित में से किस रसायन से संबंधित है? तो मरकरी से है कि जिंक से है कि कैडमियम से है कि सेलेनियम से है? तो ये कैडमियम से है। इटाई रोग कैडमियम नामक रसायन से संबंधित होता है। सर्वप्रथम यह रोग जापान के टोयाम प्रांत में देखा गया था। मुख्य रूप से खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैलता है। मिनीमाता रोग मरकरी पारे के संदूषण से होता है। ये देखिए अलग से एक करंट हमने लिख दिया है 30 क्वेश्चन से अलग। अभी वर्तमान समय में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के तहत हुए विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को 4-1 से जीत लिया है। यानी कि विश्व कप में 2022 में फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है 4-1 से। आरंभ में फ्रांस
पीछे था, लेकिन वहाँ के खिलाड़ी ओलिवर गिरोड के 32वें और 71वें मिनट में किए गए 2 गोल की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से फ्रांस ने हरा दिया। विश्व कप में एक और उलटफेर हुआ। जापान ने जर्मनी को 2-1 से हरा दिया। वहीं पर मोरक्को और क्रोएशिया के बीच खेला गया मैच ड्रा रहा। तो ये अलग से करंट हमने जोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में गुजरात में आयोजित